चैप्टर 2 डेविड इवन, उसके एंड पे जो एप्लीकेशंस हैं वो उनको हम डिस्कस करते हैं। ये एप्लीकेशन जो कि बुक में नहीं है, इसलिए पहले मैंने इसको यहाँ से देखा है, तो मुझे थोड़ा सा मैंने सर्च आउट किया, तो मुझे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। द आइज हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेंज आर फ्रीक्वेंटली मेड ऑफ रेजिस्टिव नाइक्रोम स्ट्रिप्स। ये आई से मुराद ये कि वो जो स्टोव होता है, जो इलेक्ट्रिक स्टोव या इलेक्ट्रिक रेंज जो होता है जिसके अंदर ओवन वगैरह भी होते हैं, तो वो जो उसके जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं वो ये बता रहा है कि वो नाइक्रोम के बने होते हैं, और उसकी चूंकि जो ऊपर वो जो चूल्हा है उसकी शक्ल आई की तरह होती है, इसलिए उसको आई कहा गया। सो ऑपरेशन ऑफ द आई यानी वो जो स्टोव के जो हीटिंग एलिमेंट है, इट्स क्वाइट सिंपल। अ करंट इज पास थ्रू हीटिंग एलिमेंट कॉजिंग इट टू डेसिपेट पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऑल्सो 4 पोजिशन सेलेक्टर, यानी ये जो सेलेक्टर है ये सेलेक्टर है, तो ये पोजीशन डी पे हो सकता है, इसमें इन दोनों के साथ कनेक्ट हुआ है। पोजीशन सी पे हो सकता है, पोजीशन ए बी पे हो सकता है, ए पे हो सकता है। तो दूसरी पोजीशन इसकी ये हो सकती है, एक पोजीशन ये हो सकती है, एक पोजीशन ये हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आप इस सेलेक्टर को घुमा के इन पॉइंट्स पे रख सकते हैं। सो इन दिस केस द आई कंसिस्ट ऑफ 2 नाइक्रोम स्ट्रिप्स, यानी वो जो 2 स्ट्रिप्स हैं, 2 सेपरेट स्ट्रिप्स हैं वो लगी हुई हैं। दे कंट्रोल द पावर ऑफ द हीट ऑफ द आउटपुट। ऑब्वियसली कभी आपको थोड़ी हीट चाहिए होगी, कभी हो सकता है ज़्यादा हीट चाहिए हो, और किसी के लिए हो सकता है कि बिल्कुल मीडियम चाहिए हो या दम वाली वो हीट चाहिए हो, तो ऑब्वियसली हाई लो और मीडियम का चाहिए होगी हमें। तो इन दिस केस सो द आई कंसिस्ट ऑफ 2 नाइक्रोम स्ट्रिप्स, और उनके जो रेजिस्टर हैं R1 R2 हैं, और जबकि R2 बिगर है, सो R2 इज बिगर देन R1। और ये पूछ रहा है कि हाउ शुड पोजीशन ए बी सी एंड डी बी लेबल्ड विद रिगार्ड टू हाई, मीडियम, लो एंड ऑफसेटिंग। तो अब हम देखते हैं कि ए पे कौन सा रेजिस्टर है। जब यहाँ से करंट ये एसी सप्लाई लगी हुई है और ये उसका सर्किट मॉडल है हीटिंग एलिमेंट का, तो जब ए पोजीशन पे इट्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाथ कंप्लीट नहीं है। ए पे जब सेलेक्टर रखा हुआ है तो इसका मतलब है वी आर एट दिस पोजीशन ए। सो एट ए it is actually capital A. It's off because there is no complete path, it is floating in air. So लिहाजा A पे ये ऑफ होगा। मैं पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर दूं कि ये जो 1800 के शुरू में टोस्टर वगैरह पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, तो वो ब्रेड थी और टोस्टर बनाना, उसको गर्म करना चाहते थे। तो कॉपर वाज नॉट अ गुड कैंडिडेट, क्योंकि वो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 170 नैनो ओम मीटर है। इट इज रो आर इज रो एल अपॉन ए। तो किसी भी मटेरियल की चॉइस जो है दैट इज डिपेंड अपॉन द रेजिस्टिविटी। तो कॉपर वाज नॉट अ गुड कैंडिडेट, और जो नाइक्रोम था वो उस एरिया उस टाइम पे उन्होंने डिस्कवर किया। तो नाइक्रोम हैज अ हाई रेजिस्टिविटी 1100 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था। ऑब्वियसली जब आपने किसी चीज़ को हीट अप करना है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, और आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हीट अप होती हैं उनकी जो वायर है वो यूजुअली पतली होती हैं। सो बट सेम कॉपर और लेंथ की और सेम नाइक्रोम की लेंथ हो तो it has quite high resistance, so which is actually desired to convert electricity into heat. So we need actually heat is related to the power. So power increase तब होगी जब material change करेंगे आप. So high power means rho is deciding the material. दूसरी जो चीज़ है वो उसकी लेंथ है। ऑब्वियसली जब टोस्टर आप ये एक अगर उसका ऊपर से टॉप से देखें तो इसमें आप ब्रेड इंसर्ट करते हैं, तो ये ब्रेड का टॉप है। तो हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो इसके इधर यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग वो होती हैं, मेटल्स होती हैं, और ये इनके इर्द गिर्द वो उस वायर को आप घुमाते हैं, एक चक्कर देते हैं, फिर नीचे जाते हैं, दूसरा फिर और नीचे, इस तरह के मुख्तलिफ आप उसकी चक्कर देंगे, you actually increase the length. Obviously ब्रेड को जो है वो मुख्तलिफ एरिया से उसके सामने वायर होनी चाहिए ताकि वो हीट अप हो। तो इस तरीके से आप लेंथ को उस टोस्टर में अंदर घुमा के लेंथ इंक्रीज करते हैं। ऑब्वियसली एरिया जो है वो उसका कम रखते हैं, या वायर की जो एरिया है वो कम होने की वजह से रेजिस्टेंस हाई होता है, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और सेलेक्टिविटी ऑफ द मटीरियल। तो इसकी नाइक्रोम की खास बात यह है कि ये हीट अप होके मेल्ट नहीं होता, तो लिहाजा आपका टोस्टर जो है उस पर मेटल वगैरह नहीं चिपक सकता। सो इट वाज डिस्कवर्ड एंड देयरफॉर नाइक्रोम वाज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक टोस्टर। उसके बाद इलेक्ट्रिक रेंज आए, और ये इलेक्ट्रिक रेंज का जो और इलेक्ट्रिक स्टोव है तो वो उनकी बात हो रही है। तो अब हम वापस आते हैं, और ये एक्चुअली नीचे एक चार्ट है रेजिस्टिविटी का।
के रेजिस्टिविटी जो है वो जो मेटल्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो यहाँ पे शो की हुई है, और इसमें मेटल्स और एलॉय इस रेंज के अंदर है। अब हम देखते हैं कि ए पोजीशन पे तो ये ऑफ है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द बी पोजीशन। बी पे क्या हो रहा है, मैं इनको सबको मिटा देता हूँ। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसका ये यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा सिलेक्टर जो है, तो पाथ जो है ये बन रहा है क्योंकि ये कंप्लीट पाथ बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इधर भी नहीं जा सकता क्योंकि ये ओपन है। यहाँ से इधर भी नहीं जा सकता, ये भी ओपन है, यहाँ से इधर भी नहीं जा सकता, ये फ्लोटिंग या ओपन है। इसलिए द ओनली पाथ एट पोजीशन बी जो है ये, पहले मैं देख लेता हूँ कि एट पोजीशन बी हमारे पास R2 रेजिस्टर है। अब मैं नेक्स्ट सिनेरियो देखता हूँ, पोजीशन सी पे क्या होगा। जब ये सिलेक्टर जो है इसको मैं उठा के पोजीशन सी पे ले आऊं तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, और यहाँ नहीं जा सकता, ये ओपन है, यहाँ नहीं जा सकता, ये ओपन है। तो ओनली ऑप्शन इज R1। तो एट पोजीशन सी वी हैव ओनली R1। अब थर्ड पोजीशन देखते हैं, एक्चुअली डी जिस पे अभी ये है। सो इस पोजीशन पे आप देखें तो दो वायर से कनेक्टेड है, तो देखते हैं कहाँ जा रहा है। पहले नीचे वाले को देखते हैं, करंट यहाँ से आया, दो पाथ्स हैं, एक इसमें जा रहा है और एक इसमें जा रहा है। तो यहाँ से ये लो की हाई से लो की तरफ जाएगा, लिहाजा ऊपर आप इसको नहीं भेज सकते, नहीं इधर वापस भेजेंगे, इधर तो सिर्फ सी की तरफ जा रहा है। तो डी से आएगा तो ऊपर नहीं जा सकता, वो ओपन है, सो दो है। सो इसका मतलब है कि एट पोजीशन डी वी हैव R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसको मैं RP कहता हूँ। तो ये तीन रेजिस्टर आते हैं, और अब हम देखते हैं कि रेजिस्टर्स जो हैं वो, तो अब हम कुछ बात कर सकते हैं। RP हमें पता है कि RP जो है, हम देख लेते हैं R1 और R2 हमने लिखा हुआ कंपैरिजन में। RP की हमें वैल्यू भी चाहिए होगी, लेकिन हम गेस करते हैं बेस्ड ऑन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें ये मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा इन दो जो रेजिस्टर गिवन है, या 3 हो, 4 हो, 10 हो, जितने भी हों, उन सब में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम होता है। इसका मतलब है कि R1 जो है वो ग्रेटर है RP से। फार्मूला देखते हैं कि पावर का जो फार्मूला है वो हीट का एक्चुअली इज प्रोपोर्शनल टू पावर। सो P इज इक्वल टू, दो फार्मूले हैं, V स्क्वायर अपॉन R, इट इज ऑल्सो इक्वल टू I स्क्वायर R। यानी एक तो बात तय है कि जिसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो वो ज्यादा पावर, उसकी पावर ज्यादा होगी। तो करंट के हवाले से देखने तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो डी पोजीशन पे जब सिलेक्टर है तो ये सबसे हाई पावर होगी, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन करंट। तो फिर उसके बाद R1 है तो उसका करंट इससे RP से थोड़ा होगा, तो इसलिए ये मीडियम पे आ जाएगा सी पोजीशन। और इसी तरीके से जो बी पोजीशन है उस पे लो हीटिंग आ जाएगी, तो इस, और ऑब्वियसली ए पे ऑफ हो जाएगा। तो ये तो हो गया करंट के हवाले से। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज दी हुई है, तो फर्स्ट करें वोल्टेज फिक्स है, तो डी न्यूमरेटर जो है वो फिक्स वैल्यू है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 कर दूं। एक पोजीशन पे R1 था, एक पे V स्क्वायर अपॉन R2 था, और एक पोजीशन पे V स्क्वायर अपॉन R पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब देख लें कि ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर फिक्स है, फर्ज करें 230 है, 230 स्क्वायर है, 230 स्क्वायर 230 ज़रबे 230 होता है, तो न्यूमरेटर सबका सेम है। फर्ज करें R1 10 है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, R2 है। तो फर्ज करें हम ये कह लेते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं 100 कर लेते हैं, ऐसा नंबर लगाते हैं कि जो हमारे लिए आसान है। और मीडियम के लिए फर्ज करें 50 कर लेते हैं, और लो के लिए 10 कर देते हैं। जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टर्स हैं फॉर अज्यूम्ड रेजिस्टर। तो जब बड़ा रेजिस्टर होगा तो दिस रिजल्ट वुड बी एक्चुअली स्मॉलर, तो पावर कम होगी। इसका मतलब है कि जो बड़ा रेजिस्टर है R2, सो दिस वुड बी लो। तो कम जो रेजिस्टर है, सबसे छोटे नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो इट वुड एंड अप इनटू अ लार्जेस्ट वैल्यू। सो इसलिए एच एंड डी पे जो है दैट इज हाई। तो ये चीज़ें मैं अब थोड़ा सा इरेज कर दूँ यहाँ से। हम रेजिस्टेंस की बुनियाद पे हमने ये जजमेंट की कि किस पे पावर हाई, लो, मीडियम होगी। अब ये दूसरा सवाल ये पूछता है कि इफ वी डिजायर दैट हाई एंड मीडियम
corresponds to 2000 watt and 1200 watt power dissipation respectively. What are the values of R1 and R2? हाई और मीडियम जो है, हाई इज हियर, ये कह रहा है कि जब ये हो तो इसकी जो पावर है, ये उस वक्त हाई जब था तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो इसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 2000 वाट। तो ये आरपी की बात कर रहे हैं। आरपी जब हो तो हमें 2000 वाट चाहिए, और जब 1200 हो तो वो एक्चुअली मीडियम बन जाएगा। ये हाई है, और मीडियम के लिए हमें पता है कि R1 एक्टिव था, तो R1 जो है इट करस्पॉन्ड्स टू 1200 वाट। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2? ये हम स्टार्ट करेंगे, पैरेलल से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि दो रेजिस्टर्स हैं, दो अननोन, एक तो ये हो गए और इसमें दो अननोन है R1 और R2, जबकि हम स्टार्ट करेंगे R1 से, क्योंकि हमें पता है कि पावर अक्रॉस R1, यहाँ से मैं इधर रखता हूँ ताकि आप देख सकें, पावर अक्रॉस R1 इज इक्वल टू इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है। मीडियम से हम स्टार्ट करें, जब ये सर्किट यहाँ पे है तो इसके इस वक्त ये पैरेलल है इसके साथ, तो ये प्लस माइनस 230 वोल्ट्स है, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 230 में ही लगा देता हूँ, 230 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। चूंकि पावर इसकी मालूम है 1200 वाट है और ये 230 होल स्क्वायर है, तो नीचे R1 है तो R1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो ये 230 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1200। तो आप जब इसको कैलकुलेटर में डालेंगे इन वैल्यूज़ को तो यू विल गेट द रेजिस्टेंस। तो वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 1200 वाट से जो रेजिस्टेंस आए 44.0, यानी ये जो R1 है ये 44.08 आ गया। R1 हमने मालूम कर लिया कि इसकी रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए इस हीटिंग एलिमेंट की। अब जो दूसरा है हाई पोजीशन पे, उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि R2 तो हमें मालूम नहीं है और वोल्टेज एक्चुअली मालूम है तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन जब था पावर क्रॉस आरपी, यानी इसका मतलब है कि जब आप आरपी की बात कर रहे हैं, पावर क्रॉस आरपी इज वोल्टेज क्रॉस आरपी डिवाइडेड बाय V स्क्वायर और आरपी। तो ये आता है, और इसको अगर मैं देखूं तो दिस इम्प्लाइज पावर अक्रॉस आरपी कितना हो गया जी, 2000 वाट उसने कहा, इस पोजीशन डी पे सबसे ज्यादा, इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस आरपी 230 वोल्ट है, इसका स्क्वायर। तो आरपी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और इसको नीचे ले आऊं तो ये आ जाएगा आरपी, यहाँ पे आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 नीचे आ जाएगा। अब आरपी जो है वो हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ओवर सम है, तो R1 ये अब मैं देख सकता हूँ कि R1 इनमें से एक हमने मालूम कर लिया था, R1 जो कि 44.08 है। तो एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो मैंने क्या किया कि R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, इसमें मैं यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो मैं इसको किस तरीके से दिखा सकता हूँ आपको कि 44.08 R1 था, फिर ये इंटू R2 ओवर 44.08 इंटू प्लस R2, ये किसके बराबर है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इज इक्वल टू 26.45। फिर आप एक इक्वेशन है, एक अननोन है, आप जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करते करते आपके पास R2 आ जाएगा 66.13। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस नंबर 230 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 वुड एंड अप इनटू अ नंबर विच इज 26.45। तो उसको ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा और इसकी शफलिंग करेंगे जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया है, सॉरी R2 आ जाएगा जो कि 66 पॉइंट, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, यहाँ से यही वही चीज़ दिखाई हुई है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये इसको ये देख लें 26.45, जो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब ये इसने ये प्रॉब्लम हो गया कि R1 और R2 हमने मालूम कर लिए, ये R2 जो है 26.45 है, R1 44.08 है। सो कहते हैं कि व्हाट इज द पावर डेसिपेशन एट लो सेटिंग, कि लो सेटिंग जब होगी तो पावर डेसिपेशन क्या होगी, R2 की पावर अक्रॉस R2 क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, सॉरी इस केस में R2 है, सॉरी इसमें क्या होगा, R2 मालूम है
वोल्टेज अक्रॉस R2 में पता है 230 है, 230 होल स्क्वायर डिवाइड बाय दिस वुड एक्चुअली गिव यू एक्चुअली 1200 वाट्स, सो दिस इज 1200 वाट्स। तो इस तरीके से हम जो है वो जो लो सेटिंग पे जो पावर होगी वो भी मालूम कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम था हीटिंग एलिमेंट का।